नमस्कार। देश का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। पूरा एक साल भी नहीं बचा है 2024 के चुनाव में। मोदी सरकार हैट्रिक की तैयारी में है तो विपक्षी दल भी लगे हुए हैं कि ऐसा क्या करें जिससे मोदी को ब्रेक लगा दे। विपक्ष के दुख, तकलीफें और आरोप कॉमन है कि मोदी राज में लोकतंत्र नहीं है, लिबर्टी नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी खूब है, नौकरियां मिल नहीं रही हैं। यही बातें विपक्षी नेता देश में भी कहते हैं और विदेश में भी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर जवाब दिया और काउंटर अटैक भी किया। 70,000 से ज्यादा युवाओं को उनकी नौकरी के लिए ज्वाइनिंग लेटर देने के बाद प्रधानमंत्री ने पहले की सरकार और अभी की सरकार के नौकरी देने के तरीकों में अंतर बताया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की कुछ राज्य सरकारों में नौकरियों के रेट कार्ड होते हैं, जबकि बीजेपी सरकार नौकरियां सेफ गार्ड के तौर पर देती है। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद, भाई भतीजावाद, कट मनी का जिक्र करके तमाम विपक्षी दलों को लपेट लिया। लैंड फॉर जॉब और कैश फॉर जॉब घोटाले का जिक्र करके लालू यादव और ममता बनर्जी को भी घेरा। अपनी सरकार की योजनाओं और उनके फायदों का जिक्र भी किया और ये मैसेज भी दिया कि ये सारे काम तभी होते हैं जब देश में मजबूत सरकार होती है, तभी जीडीपी भी बढ़ती है, तभी इकोनॉमी उठती है और तभी दुनिया में देश की इज्जत होती है। रोजगार मेले में इस भाषण से मोदी ने संकेत भी दे दिया कि 2024 के लिए उनका रोड मैप क्या है और ये भी कि विपक्षी दल जिस तरह के आरोपों से घिरे हैं उसकी उन्हें 2024 में कीमत चुकानी होगी। मोदी ने एक तरह से आगाह किया कि भानुमति के कुनबे पर भरोसा करना देश को रिवर्स गियर में डालने जैसा होगा। वैसे आज ही इस कुनबे के निर्माण में बुरे लक्षण दिखे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम नीतीश कुमार से अलग हो गई है। अब नीतीश कुमार चले थे अपना घर बड़ा करने, लेकिन बिहार में उनका ही कुनबा छोटा हो गया है। करेंगे इस पर बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले अभी तक का अपडेट। उनका रास्ता है रेड कार्ड, जबकि हम युवाओं के उज्जवल भविष्य को सेफ गार्ड करने पर काम कर रहे हैं। परिवारवादी पॉलिटिकल पार्टियों ने हर व्यवस्था में भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया। नीतीश कुमार जी भाजपा मुक्त देश के निर्माण के लिए आगे बढ़े हैं और विपक्षी एकता को एक करने में लगे। कैश फॉर जॉब के घोटाले की जांच में जो बातें बाहर निकल करके आई हैं वो मेरे देश के नौजवानों के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय लेके आई। रेलवे के एक मंत्री ने जॉब के बदले में गरीब किसानों की जमीनें लिखवा ली थी, वो भी केस सीबीआई में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है। कि माननीय प्रधानमंत्री जी को तो 9 साल तक यही लालू चालीसा और राहुल चालीसा से तो उनका दिन कट गया, लेकिन अभी सबसे काम चलने वाला है नहीं। इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि कोई कह नहीं सकता कि भाई भतीजे बात। ये होता है ट्रांसपेरेंसी। वो हमारे साथी हैं, जो बीजेपी को हराएंगे वो हमारे सब साथी हैं। कोई भी हो, नहीं बीजेपी को जो हराएगा वो हमारा साथी है। ऐसा प्रस्ताव आ रहा था जो हम लोग को एक्सेप्टेबल नहीं था और हम लोग ने निर्णय लिया कि हम लोग के लिए बेहतर है कि हम स्वेच्छा से और अलग हट जाएं। महागठबंधन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। बैठक से पहले ही बड़ा झटका महागठबंधन को लग गया है। कोई कितनी कोशिश कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। तो इसी पर होगी बड़ी बहस, तमाम मुद्दे होंगे। कौन कौन मेरे साथ है आपको बता दो। के शर्मा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो मेरे साथ हैं। चित्तरंजन गगन जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरजेडी के, वो मेरे साथ हैं। आलोक शर्मा जी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, वो मेरे साथ हैं। और धीरेन्द्र कुमार जी स्पोक्स पर्सन है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के, वो भी मेरे साथ है। मैंने अभिषेक झा को भी बुलाया था, वो आने वाले थे, स्पोक्स पर्सन है जेडीयू के, लेकिन वो शायद जीतन राम मांझी के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते। उनके
पार्टी ने कहा है कि इस मुद्दे पर बात नहीं। खैर, उस मुद्दे पर आएंगे। अपना घर टूट गया है लेकिन बड़ा कुनबा बनाना है नीतीश कुमार जी को। हो पाएगा नहीं हो पाएगा? उनके सहयोगी चितरंजन गगन साहब मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। लेकिन शुरुआत जो है वो सबसे पहले मैं आरजेडी से करता हूं। आरजेडी, आपके ऊपर केस चल रहा है। जॉब के बदले आपने जमीनें लिखवा ली, ऐसा आप पर आरोप लगा और सीबीआई इसकी जांच भी कर रही है। और ये लिख कर देने वाले कि भाई इन परिवारों को नौकरी मिली है और इन परिवारों को जमीन लालू जी के परिवार ने लिखवा ली है, वो कोई और नहीं थे, लल्लन सिंह जी थे। चितरंजन जी, अब कैसा ये फेविकोल का जोड़ है? कैसे हो गया ये जोड़? जिनने आपको फंसाया उन्हीं के साथ आपने सरकार बना ली। दीपक जी, सबसे बड़ा आपत्तिजनक सवाल यह है कि आज जो प्रधानमंत्री जहां बोल रहे थे वह सरकारी आयोजन था। नौकरी बांट रहे थे, 70,000 लोगों को नौकरी दे रहे थे और प्रधानमंत्री के रूप में बोल रहे थे। लेकिन मैं समझता हूं कि शायद इस देश के इतिहास में यह पहली घटना होगी कि प्रधानमंत्री एक सरकारी आयोजन में बेबुनियाद आरोप जिस ढंग से उन्होंने लगाया। ठीक है, चल रहा है लैंड फॉर जॉब का मामला, चल रहा है, सीबीआई में चल रहा है, वह है कि नहीं है यह जस्टिफिकेशन अगर प्रधानमंत्री अगर सरकारी आयोजन में करते हैं तो यह देश के लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा, देश के संवैधानिक व्यवस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। वह जो है सो कोई राजनीतिक भाजपा के नेता के रूप में और भाजपा के मंच से नहीं बोल रहे थे और जो है सो कोई ऐसा नहीं था कि जिस जो मामला चल रहा है कोर्ट ने उसमें सजा दे दिया हो या कोर्ट ने उसको सही माना हो, ऐसा नहीं है। उस सीबीआई का संदर्भ ले रहे थे जिस सीबीआई में जो है आप रेट देख लीजिए, कन्विक्शन का रेट क्या है और उसके बाद वह जांच चल रही है और एक प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री सरकारी आयोजन में इस ढंग से एक किसी देश के पूर्व रेल मंत्री पर आरोप लगावे, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और आपत्तिजनक है। जनता आप रिपीट कर रहे हैं, जवाब ले लेता हूं। मैंने कहा जेडीयू से हमने बुलाया था, नहीं आए। के शर्मा जी हैं कांग्रेस के शर्मा जी, आपत्तिजनक है, प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री को ये बयान नहीं देना चाहिए और ये मामला तो अभी जी के शर्मा जी को ले रहा हूं मैं, उसके बाद आलोक शर्मा जी के पास जाऊंगा मैं। के शर्मा जी, आप सीधा मेरा सवाल है, वो कह रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण है प्रधानमंत्री ने जो कहा और एक तरह से जांच प्रभावित करने की कोशिश है क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं ऐसा हुआ है जबकि अभी तक कोर्ट में साबित नहीं हुआ है। क्या कहेंगे के शर्मा जी? फिर उसके बाद मुझे आश्चर्य है दीपक जी कि मामला जब चल रहा है तो बोला ही जाएगा, वो आरोप तो है ही ना। आप जब आरोप से बरी होंगे तब बात अलग होगी। और आप किस सीबीआई की बात कर रहे हैं? इसी सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव को सजा दिलाई है या नहीं दिलाई है, जेल भेजा कि नहीं भेजा? और आज जो है स्वतंत्र भारत के इतिहास में लालू प्रसाद वो पहले व्यक्ति हैं जो एक मुखिया का भी चुनाव नहीं लड़ सकते। ये स्थिति तो इनकी बनी है ऑलरेडी है, तो चारा घोटाला में भी हुआ है, तो सीबीआई का ही कन्विक्शन है ना उसमें। और वो भी हमने नहीं किया था, वो भी इनके ही समय 96-97 में जो है चारा घोटाले की जांच चालू हुई थी जब इनकी ही सरकार केंद्र में भी थी। और ये जो जॉब फॉर केस के जो अभी ये जो घोटाला है ये भी यूपीए सरकार के दौरान का है। यूपीए सरकार में एक नहीं, जो है जल थल नभ हर जगह घोटाला हुआ। लालू प्रसाद जी उसमें रेल मंत्री थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो ये तो यूपीए सरकार का भी घोटाला है और लालू प्रसाद यादव ने घोटाला किया है जिसके लिए सारी तथ्य हमने नहीं रखे। ठीक आपने कहा, ये देखिए जो केवल लल्लन प्रसाद नहीं, शिवानंद तिवारी आज इनके, मुझे लगता है ये इनके पदाधिकारी हैं आरजेडी के, और इन लोगों ने बैठ के इन लोगों ने मार्च 2009 में जाके बकायदा प्रधानमंत्री से मिलकर शिकायत की थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज उसमें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है आपको? ये तो सच्चाई है ना भाई। और तमाम उसके गवाह, तमाम जांच, करोड़ों करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों करोड़ों के दिल्ली में बंगले, ये कहां से आ गए? लालू प्रसाद जी कौन सी फैक्ट्री चलाते थे? दूध की फैक्ट्री थी कि क्या चीज की फैक्ट्री है उनके पास कि अरबों रुपए खरबों रुपए की संपत्ति पैदा हो गई? इतना तो मुख्यमंत्री को तनख्वाह मिलता नहीं और ना ऐसी कोई बिजनेस है। यदि है तो वो भी साबित करते। बड़े बड़े मॉल, कहां से आ गए सारी चीजें? तो इसलिए दीपक जी आज सच्चाई ये है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, छोटा छोटा रखते हैं, जवाब ले लेते हैं। चितरंजन गगन जी बताइए,
ना लालू जी व्यापार करते हैं, ना राबड़ी जी करती हैं, ना तेजस्वी जी करते हैं, ना तेज प्रताप करते हैं, ना मीसा करती है, ना रागिनी करती है, कोई नहीं करता। लेकिन संपत्ति कैसे आ जाती है जनाब? बहुत शॉर्ट में मैं उनका जवाब दे दे रहा हूं। पहली बात यह कि उन्होंने कहा 2009 का मामला है, उस समय जांच हुआ और जो है सो पाया गया कि इसमें कोई जान नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है और उसको क्लोज कर दिया गया। फिर उसको कब खोला गया? 2017 में, जब जो है सो महागठबंधन की सरकार, 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी बिहार में, तब उसके बाद में वो फाइल जिसको बंद कर दिया गया था उसको खुलवाया गया। फिर उसके बाद में जब नीतीश जी चले गए इन लोगों के साथ, फिर उस मामला को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। फिर कब खुलवाया गया? तो फिर जब महागठबंधन की सरकार बनी तब जो है सो खुलवाया गया। यह और जो पहली बात यह, दूसरी बात कर रहे हैं कि आमदनी की बात। दीपक जी आपको याद होगा जब पहली बार रेड हुआ था, कहा गया था कि गुड़गांव में एक बहुत बड़ा मॉल है 17,000 करोड़ का, और वह मॉल किसका निकला? भाजपा नेता का निकला। इस बार जब दोबारा रेड हुआ, कहा गया कि 600 करोड़ का मामला पकड़ा गया, 17,000 से 600 करोड़ पर आ गए। इनका झूठ देखिए। और दूसरी बात यह जो करें कि संपत्ति कहां से आ गई, तो इनको पता होना चाहिए कि आज से अधिक मामला में लालू जी के खिलाफ सीबीआई ने जांच किया, ईडी ने केस किया और बाइज्जत सुप्रीम कोर्ट से बरी हुए लालू जी, उनका जो सब शौचालय से लेकर किचन तक खोना गया और कोई प्रूफ नहीं मिला। और आज तक भी जितना बार रेड हुआ है कोई प्रूफ नहीं मिला। और देश का प्रधानमंत्री अगर ऐसे ऐसा ना बोलिए, सबने क्लीन चिट दे दिया तो लालू जी जेल में क्यों रहे भाई? चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे अगर सब में क्लीन चिट मिल गया है तो? सीबीआई को प्रभावित कर रहा है, सीबीआई किस रूप में काम कर रही है सभी देख रहे हैं। आप इस ढंग से मामला को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रधानमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ यह है। प्रधानमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ है के शर्मा जी बयान, क्या कहेंगे आप? नहीं, प्रधानमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ क्या? प्रधानमंत्री राजनीतिक नहीं है क्या? नहीं तो वो नहीं रखेंगे क्या? आप प्रधानमंत्री को गाली देने में जब प्रधानमंत्री जी को अपशब्द बोलते हैं तब आपको गरिमा का ध्यान नहीं रहता? कीजिएगा उसमें जो है सो राजनीतिक भाषण दीजिएगा, अपने पार्टी का प्रचार कीजिएगा, झूठ किसी विपक्ष के नेता पर आरोप लगाइएगा। दीपक जी अच्छा गगन साहब सुन लीजिए ना के जी की बात, सुन लीजिए, आप भी बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आलोक भाई मैं बस के तुरंत बाद, जब आप प्रधानमंत्री पर आप शब्द बोलते हैं, जब नारे लगाते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तब वो प्रधानमंत्री नहीं होते हैं देश के। आज आपके जो आरोप लगा रहे हैं तो उसके प्रधानमंत्री है, तब आपको मर्यादा ध्यान में आ गया कि पार्लियामेंट के अंदर जब तेजस्वी यादव जो है अपशब्द बोल रहे होते हैं, लालू यादव जब बोल रहे थे तब उनको समझ में नहीं आई थी। गगन जी नाराज होकर मत बोलिए, आप स्काइप पे जुड़े हैं। वैसे मैं अपने गेस्ट कोऑर्डिनेटर को बार बार बोलता हूँ महत्वपूर्ण मेहमानों को स्काइप पर नहीं जोड़ा करें। गगन साहब आपकी आवाज पूरी कट रही है, आप जैसे ही कैमरे के नजदीक जाएंगे तेज बोलेंगे, स्काइप पर आपकी आवाज नहीं आएगी। इस तकनीकी दिक्कत को समझिए। के शर्मा जी आप बात कहिए अपने। आप आज जब रोजगार मेला पे बोल रहे थे तो जिस तरह के घोटाले रोजगार में के संदर्भ में हुए हैं देश में, आपने जमीन लिखवा के गरीबों का शोषण किया है। गरीबों से आपने जमीन लिखवा ली, देकर 2-2 एकड़ 5-5 एकड़ में एक नौकरियां बेच रहे थे आप, तो उसकी चर्चा तो करेंगे ना जी। इसके पहले जो है नहीं, इसके पहले आपने सब लिखवा रखे, तो भाई ये सब चीजें तो सामने आ रही है ना। आप जब कोर्ट से यही बात दीपक जी, जब चारा घोटाले का मामला था तब भी यही कहते थे घूम घूम के कि साहब चारा घोटाला कहां हुआ, चारा घोटाला कहां हुआ। आखिर में उसी चारा घोटाला पे सजा भोगे ना, और सजा भोग रहे हैं ना लालू यादव उसी चारा घोटाले का सजा भोग रहे हैं कि नहीं भोग रहे हैं? नहीं मैं ये कह रहा हूं कि आज जो ये इनको जो दर्द हो रही है क्योंकि इनकी चोरी पकड़ी जा रही है। आज ये कह रहे कि ये बंद हो गया था मामला, ये बंद कहां बंद हुआ था, किसने बंद किया था? उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, आप सहयोग दे रहे थे, उन्होंने कार्रवाई करने से उसको धीमा कर दिया कार्रवाई को। तो इसमें बंद कहां हुआ था, कहां पर आपको क्लीन चिट मिला हुआ, ये तो बताइए। 2009 के बाद कहां क्लीन चिट है आपके पास? मेरे बात का जवाब दीजिए ना। उनसे सवाल नहीं पूछेगा कि 2 करोड़ रोजगार देने का था, नौकरी देने के था, प्रतिवर्ष क्या हुआ, उनसे पूछिए ना। लीजिए अभी देता हूं, मैं अभी देता हूं। अब बताइए ना, बताइए।
हाँ, मैं आपको पहले मैं आपको रोजगार मेला के अंतर्गत जो 2022 में कहा गया, मैं उसके आंकड़े सुना देता हूँ। तो पहला, एक बार सुन लीजिए भैया सुन लो, अरे भाई, चोरों की पार्टी हो समझ में आता है, घोटालेबाजों की पार्टी हो समझ में आता है, इतना चिल्ला क्यों रहे हो आप? शांति से बैठो। चिल्ला रहे हैं आप, झूठ बोलिएगा, घोटालों की पार्टी हो। अरे भाई, आपका नेता भ्रष्टाचार के मामले में जेल से घुसे हैं, तो फिर कैसे आपने बोला प्रधानमंत्री पद की गरिमा को जो है सो धूमिल कर रहा है? उनको गरिमा आप मत सिखाइए, अपनी गरिमा जाके संभालिए, दुनिया को मत सिखाइए गरिमा। जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है चोरी के भ्रष्टाचार के मामले में जेल काट रहा है, वो हमें मत सिखाए। दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो दीपक जी ने पूछा, 22 अक्टूबर 2022 को 75,000 से ज्यादा जो है हमने नौकरी का लेटर दिया। 22 नवंबर 2022 71,000 लोगों को हमने जो है नौकरी के जो है जॉब कार्ड दिया। 20 जनवरी 2023 71,000 से ज्यादा लोगों को जॉब कार्ड दिया। 13 अप्रैल 2023 71,000 से ज्यादा लोगों को जॉब कार्ड दिया। 16 मई 2023 70,000 से ज्यादा लोगों को दिया। आज जो छठवां चरण था 13 जून 2023 70,000 से ज्यादा लोगों को जॉब कार्ड दिया। ठीक है, मैं सीधे आलोक शर्मा जी के पास जाता हूं। आलोक जी रोजगार मेला भी ये कर रहे हैं आपके इस परसेप्शन को धोने के लिए कि बेरोजगारी चरम पर है। अब मुझे बताइए, कुछ तो फायदा मिलेगा ना, कम से कम ये जो 4-4.5 लाख जिन लोगों को नौकरी मिली है ना, कम से कम उनसे जुड़े लोग तो मोदी जी को वोट करेंगे ना। बताइए आलोक जी, आपका कैलकुलेशन क्या कहता है? देखिए, मुझे लगता है दीपक जी कि 8 जून 2022 को एक घोषणा हुई थी। 4 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 1 साल में 10 लाख रोजगार देंगे। पोल तो यहीं खुल गई कि 8 जून वापस चली गई और 4.25 लाख रोजगार दिए। 4 मंत्री आए थे कैमरे पे और बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि अगले 1 साल में 10 लाख रोजगार देंगे। 10 लाख की जगह 4 लाख दिए, 4,20,000 22,000। आप कोई भी वर्ष उठा लीजिए, 2 लाख के करीब सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स जो 2 लाख का एवरेज आ रहा है, उससे ज्यादा एवरेज हर वर्ष में रहा है, चाहे मोदी जी का शासन हो और चाहे हमारा शासन। एसएससी मात्र एसएससी केवल 80, 85, 86, 88 हजार रिक्रूटमेंट हर साल करती थी। 55 से 56 हजार रिक्रूटमेंट आर्मी करती थी और लगभग इतना ही रेलवेज करती थी। 3 ही विभाग 2 लाख करते थे और मोदी जी ने 2 साल में अगर 4 लाख कर दिए तो कोई तीर नहीं मारा। वादा 2 करोड़ का था, लेकिन बड़ी बड़ी बात करते हैं। मैंने डेट बताई, 8 जून को 4 मंत्रियों ने, केंद्र के मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दूसरी चीज अब आते हैं गरिमा शब्द पर। प्रधानमंत्री महोदय ने इस पद की गरिमा का सत्यानाश कर दिया। जिस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री ने पिछले 9 वर्षों में किया है, कुछ नहीं बचा है। जिस तरह से वो कपड़ों से दंगाइयों को पहचान लेते हैं, शमशान कब्रिस्तान के नाम पर वोट मांगते हैं और जो लोग रामजादे हरामजादे कहते हैं उनको मंत्रिमंडल में प्रमोट कर देते हैं, और जिस तरह की शब्दावली उन्होंने दूसरे दलों के लिए की है, मुझे लगता है प्रधानमंत्री महोदय ने इस पद की गरिमा को मिट्टी में मिला दिया है। तो इसलिए प्रधानमंत्री के पद की गरिमा की बात जब तक ना करें जब तक मोदी जी वहां पर प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए। अब आता रेट कार्ड की बात। रेट कार्ड की बात मोदी जी ने बहुत अच्छी कही। मैं के शर्मा जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं जरा बता देता हूं। कर्नाटक में अभी चुनाव लड़े तो 10 करोड़ में वीसी की पोस्ट सरेआम बिक रही थी। 40 लाख में पीएसआई सब इंस्पेक्टर की पोस्ट सरेआम बिक रही थी। वो आपको पता होगा कि कौन कौन लोग जेल के अंदर है। उत्तराखंड विधानसभा में जो नौकरियां दी गई उसका रेट कार्ड 35 लाख था और व्यापम इतना बड़ा जॉब का घोटाला हुआ। व्यापम में 8-9 लाख से लेकर 50 लाख तक के रेट थे। तो मोदी जी ने आज सही तरह से जो है ना कि 220 घोटाले, 220 महीने में 225 घोटाले मात्र और मात्र मध्य प्रदेश में हुए। आप केवल रेट कार्ड बता के देश के प्रधानमंत्री चले जाएंगे। आप देश के प्रधानमंत्री, अगर वहां पर घोटाला हुआ तो 9 साल से आपकी जो सरकार है वो पकौड़े तल रही। 9 साल में क्यों नहीं एक्शन हुआ? 9 साल में सीबीआई रिजल्ट तक क्यों नहीं पहुंची? अगर आपको पता है कि जमीन के बदले नौकरी ली गई थी तो उसका रिजल्ट क्यों नहीं आया? 1,76,000 करोड़ का घोटाला कई साल तक चला, उसके बाद इनकी सरकार ने क्लीन चिट दे दी। हम पूछना चाहते हैं, आप देश के प्रधानमंत्री, तमाम एजेंसीज का आप दुरुपयोग कर सकते हैं, लेकिन आप कम से कम इस पद को इतना तो मत नीचे गिराइए कि आप जो मर्जी मंच पर कहकर चले जाएंगे। हम केवल ये पूछना चाहते हैं
कि आप ये बता दीजिए कि 9 वर्षों में आपने कोई एक FIR की हो भ्रष्टाचार की इस केंद्र की सरकार ने, और 9 वर्षों में 2 लोग कन्विक्ट हो गए हो। तो के शर्मा जी इस मेरे सवाल का उत्तर दें। मैं देता हूं उत्तर आपको। देखिए, मैं दीपक जी बोलूं? बिल्कुल बिल्कुल, आप ही का इंतजार कर रहा हूं। पहले मैं इनको एक आंकड़े बता दूं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार जो आंकड़ा है, वित्त वर्ष 2018-19 में 1.49 करोड़ युवाओं को जो है अपना रोजगार और रोजगार मिला के मिला है। 2019-20 में 1.51 करोड़, 2020-21 में 1.15 करोड़, वित्त वर्ष 2021-22 में 1.49 करोड़। ये आंकड़े हैं और ये मेरे नहीं है, ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के हैं जो संगठित क्षेत्रों में रोजगार सृजन हुए हैं। असंगठित क्षेत्रों की इसमें गणना नहीं है। तो जो करोड़ों की ये बात कर रहे हैं उसका पहले मैंने उत्तर दिया। दूसरी बात इन्होंने कही, प्रधानमंत्री, अरे गरिमा तो इस देश के गिरा रहे हैं आपके युवराज राहुल गांधी विदेशों में बैठकर, भारत का, जो केवल मोदी जी का विरोध नहीं इस देश का विरोध कर रहे हैं वहां पर बैठकर, और सारे जो है विपक्ष की मर्यादाओं का, जो मर्यादाओं को तार तार करके रख दिया है। अरे इतना नीचे स्तर तक गिर जाओगे कि जाकर विदेशों में भारत का अपमान करने लगोगे, भारत विदेशों से सहायता मांगोगे कि भारत के अंदर लोकतंत्र स्थापित कीजिए, और रेड कार्ड और जिसकी बात वो कर रहे हैं आपकी जबान नहीं खुलेगी। क्योंकि इसलिए नहीं खुलेगी, ये तो पश्चिम बंगाल को उन्होंने बोला, जो वहां पर शिक्षा मंत्री के यहां से जब करोड़ों करोड़ों गुलाबी नोट जो है पूरे देश ने देखा, और उसमें से जो लिस्ट निकले डिटेल्स वो सारे सामने आए, और आप कह रहे हैं कि आपने केस नहीं दर्ज किया। अरे सारे केस आप ही के सारे भ्रष्टाचार हैं, यूपीए सरकार का ही भ्रष्टाचार है। ये रेल वाला भी जो है ये यूपीए सरकार का ही भ्रष्टाचार है, और जांच लगातार चल रही है। चारा घोटाले का, दीपक जी आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको जानकारी भी होगी, 20-22 साल बाद जाके उस पर सजा हुई है। ये हमारे कोर्ट सिस्टम की एक प्रॉब्लम हो सकती है। 20-22 साल बाद सजा हुई, लेकिन हुई ना, आखिर वो भ्रष्टाचार सामने आया ना। और आज तो देखिए इनकी हड़बड़ाहट ये है क्योंकि इनको दिख रहा है कि ये सारे जो भ्रष्टाचारी विपक्षी एकता बनाकर मोदी जी के विरोध में खड़ा होना चाहते हैं, और ये सोच रहे हैं कि अभी हम बैठ के एक जो है सारे भ्रष्टाचारियों का एक वहां पर सम्मेलन करेंगे। तो ये सम्मेलन ये कर सकते हैं, लेकिन उससे इनके भ्रष्टाचार छूटने वाले नहीं है। हाँ, लोग जो आपने अभी एक विषय और उठाया कि लोग वही जो जेडीयू उनके घर पे ही, उनके घर ही नहीं संभल रहा है, लोग छोड़ के भाग रहे हैं। इसके पहले अभी उपेंद्र कुशवाहा छोड़ के भाग गए, अभी जो है आज जीतन राम मांझी छोड़ के निकल रहे हैं। तो इनकी तो घर की नहीं संभल रही है, ये विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। तो ये तो मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि इनका कुनबा ही अपना नहीं संभल रहा, ये लड़ेंगे इनका कुनबा ही नहीं संभल रहा। इस सवाल पर भी जाएंगे, 5:30 बजे सवाल पर जाएंगे, क्योंकि संतोष मांझी जी खुद हमारे साथ जुड़ेंगे। क्या उनका कहना है वो हमारे साथ शेयर करेंगे। मैं आलोक शर्मा जी सीधे आपके पास आऊंगा, और मेरा बड़ा दो टूक और सीधा सवाल है जो मैंने के भाई से भी पूछा था। क्या मतलब दोनों ही गिरा देते हैं एक दूसरे के ऊपर आरोप? आप भी बीजेपी पर गिरा देते हैं, बीजेपी आप पर गिरा देती है। फैसला तो जनता ने करना है। अब मुझे बताइए किसको सच मानेगी, किसके को विजय दिलाएगी और किसके साथ विद्रोह करेगी, और किस कारण से, बता दीजिए आलोक शर्मा जी। देखिए, मुझे लगता है मैं एक एक विषय का उत्तर दे देता हूं। मैंने पूछा एक FIR मोदी सरकार ने की हो और उसमें 2 लोग कन्विक्ट हो गए हो, बीजेपी के पास उत्तर नहीं। वो तो सब पहले के थे, वो तो बाद के थे। अरे भाई, हमने तो मंत्रियों को केवल आरोप लगने पर भी, सुनिए ना के शर्मा जी, सुनिए शांति से, 5,000 से ज्यादा FIR हुए हैं। अरे भाई शांति से सुनिए प्रभु, और CBI के मामले से। अरे सुनिए ना भाई, सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि RSS के लोग 150 करोड़ रुपए लेकर घूम रहे थे। 122 केस तो हमारे ऊपर हो गए। सुनिए ना यार, इतना बौखला क्यों रहे हैं आप? मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, शांति से सुनिए जरा, सुनिए का धैर्य रखिए। मोदी जी की तरह एक तरफा भाषण मत दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि सतपाल मलिक स्वयं कह रहे हैं कि 150 करोड़ के मेरे पास ऑफर आए। किसके थे, किस कंपनी के थे? कि RSS के लोग हैं कुछ ऊपर वाले, उसके ऊपर आज तक खामोश है सरकार, लेकिन घोटाले दूसरों ने किए। मोदी साहब, अभी तो मध्य प्रदेश की वो फाइलें जो जल रही थी उनकी राख ठंडी भी नहीं हुई है। जो भ्रष्टाचार की तमाम फाइलें आपने जलाकर राख कर दी, और उसके बाद आप भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं। 84 लाख के करीब रोजगार सेंट्रल गवर्नमेंट में खाली हैं। अब विदेश विदेश विदेश, अरुण जेटली साहब का ऑन रिकॉर्ड बयान है, और जी न्यूज पर चला है कई बार वो,
मेरे एक साथी ने भी चलाया है दीपक जी आपके शो में, जी बिल्कुल कि चला है। विदेश कुछ नहीं होता है। क्या जी न्यूज 150 से ज्यादा देशों में नहीं देखा जाता है? अब हम पूछना चाहते हैं मोदी जी, क्या 2014 से पहले जिन लोगों ने जन्म लिया था भारत में, वो लोग अपने आप को कोसते थे? उनको मतलब दुख होता था, शर्म आती थी? ये तो आपने हिंदुस्तान की धरती पर कहा होगा। तो मुझे लगता है कि बीजेपी जब एक उंगली उठाती है तो 3 उसकी तरफ उठती हैं। बात आती है कर्नाटक की। अभी एक एमएलए के घर से करोड़ों रुपए मिला था चुनाव से जस्ट पहले, अभी मुंह की खाकर आ रहे हैं लोग कर्नाटक में। लेकिन फिर भी दूसरे लोग सब भ्रष्टाचारी हैं और ये लोग पाप के धुने। अरे भाई, जिन लोगों की आपने सीडी निकाली वो लोग वॉशिंग मशीन में से धुलकर तो साफ हो गए। चाहे वो हेमंत बिश्व शर्मा हो, आप ही ने सीडी निकाली थी। आपको याद होगा वो दामाद श्री एक पुस्तक 2013 में आई थी। अभी हरियाणा सरकार ने क्लीन चिट दी कि उनका कोई घोटाला नहीं। राजस्थान की सरकार आपकी 5 साल रही, 2013 से लेकर 2018 तक एक घोटाला साबित नहीं कर पाया। मैं फिर चैलेंज करता हूं कि आपके पास अगर कोई चीज है तो विपक्ष को जेल में डालो, लेकिन देश के प्रधानमंत्री महोदय ये चुनावी भाषण देना बंद करो। आप पूरे देश को बदनाम करते हो। जिस राज्य में चुनाव होता वही राज्य की सरकार भ्रष्टाचारी हो जाती। मेघालय में अभी चुनाव था, अमित शाह जी कह रहे थे कि सारी जितने लोग ये सरकार में है सब के सब जेल जाएंगे, और सरकार बदली तो उसी सरकार की गोदी में जाकर बैठ गए। तो मोदी साहब, अमित शाह जी और बीजेपी, इनका कोई दीन ईमान नहीं है इस मामले में। स्टेटमेंट जिस राज्य में जैसा चुनाव होता है वैसी स्टेटमेंट दे देते हैं। बाप बेटी की सरकार सबसे भ्रष्ट थी, फिर उनके साथ सरकार बना दी। जम्मू कश्मीर में याद होगा पीडीपी के साथ, फिर भ्रष्टाचार खुद मिलकर साथ उनके किया, और उसके बाद फिर क्या हुआ, भाग खड़े हुए। आज पीडीपी बहुत खराब है, सपा के साथ, बसपा के साथ, अकाली दल के साथ, शिवसेना के साथ, सबके साथ सरकारें बनाई। अच्छा, और जिससे गठबंधन टूट गया वही भ्रष्ट। मुझे लगता है कि आज जेडीयू के प्रवक्ता होते तो वो भी उत्तर देते। यही जेडीयू के मोदी साहब कसीदे पढ़ते थे, मोदी साहब कहते थे, कसीदे पढ़ते थे कि नीतीश कुमार से बढ़ के कोई नहीं। अब नीतीश कुमार से बढ़ के कोई भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता। अरे भाई, कोई आपको अच्छा ठीक है, आलोक जी एक सवाल मुझे पूछना है, मैं बाद में पूछूंगा, जवाब दे ले पहले। नहीं, मैं दीपक जी आपको जवाब देना चाहता हूं, जो ये बार बार उठा रहे हैं। इनका दोहरा चरित्र देखिए। अभी 1-1.5 महीना पहले क्या चिल्ला रहे थे, ईडी और सीबीआई का केस गिनाते थे, कहते थे हम विपक्षी दलों के ऊपर इतने 122 127 केसेस हो गए। अभी ये कह रहे हैं कि एक भी केस नहीं किया। मैं आपको कहता हूं सरकार केस नहीं करती है दीपक जी, जो जांच एजेंसियां करती हैं। 5000 से ज्यादा केसेस जो है दर्ज किए गए हैं। ये चिदम्बरम साहब किसके कहने पर जेल पर थे? ईडी की कार्रवाई पे थे ना चिदम्बरम साहब। आपके सत्येंद्र जैन से लेके और आपका ये डीके शिव कुमार किसके कार्यकाल में जेल गए हैं ये लोग? अरे बताइए ना, भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए ना। अभी आप गिना रहे थे चिदम्बरम साहब वाला केस कौन से ईयर का है? 2012 का। 2012 में बाद गए तो इसी के उसमें, और मैं पूछ रहा हूँ गए तो हमारे समय आ गया। अरे गए तो हमारे समय में, आप तो बचा के निकले थे। आपकी सरकार ने आप तो बचा के निकल गए थे उनको। बताइए, सत्येंद्र जैन का केस हो, आप बताइए ना, सिसोदिया का केस देख लीजिए। ये जांच एजेंसियां करती है, सरकार नहीं करती। जांच एजेंसियों को तो भट्टा आपकी सरकार थी जो सरकार इन्वॉल्व होकर करती थी। यहाँ जांच एजेंसियां करती हैं। दीपक जी, आप मुझे दूसरी बात छोड़िए ना भाई, जांच एजेंसियां बीजेपी की जेब में बैठी हुई। मुझे पता है कि इनकी थेतरबाजी में जानता हूं। आप, मैं तो कह रहा हूँ जांच एजेंसी अगर काम कर रही है, कर्नाटक की बात की तो आप एक केस बताइए जो 2014 के बाद रजिस्टर हुआ हो। अच्छा आलोक जी बोलने दीजिए ना, हमको कंक्लूड करने दीजिए। आप दोनों ने एक दूसरे को पर्याप्त ढंग से टोक लिया है, अब दिक्कत नहीं है। के जी बोलिए। अब मैं दीपक जी कहना चाहता हूं, अभी इन्होंने कर्नाटक की जीत की बात की। मैं आपको बताता हूं 2022 और 23 में 11 राज्यों में चुनाव हुए हैं। 11 राज्यों में 8 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, 2 राज्यों में कांग्रेस, जिसमें कर्नाटक और एक हिमाचल, और 1 राज्य में आप पार्टी। ठीक है, आप कर्नाटक में चुनाव जीते हैं, हमारा वोट बैंक इंटैक्ट है। मुसलमानों ने आपको, जिस तरह से आपने तुष्टीकरण की पीएफआई का, और जिस ढंग से मुसलमानों को आरक्षण का लालच दिया, मुसलमानों ने आपको एक मुश्त होकर वोट किया वहां पर। इसलिए आज हमारा वोट बैंक वहां स्थिर है। आप जेडीएस का वोट बैंक आप लेकर वहां निकले। ये मुसलमानों के ध्रुवीकरण की जीत है, जिसका जवाब ये देश भी अब आपको देने को तैयार खड़ा है। कितना ध्रुवीकरण करोगे आप? कितना मुसलमानों का तुष्टीकरण करोगे? अब इसके बाद मैं कहता हूं, आपने मुझे मुफ्ती की सही उनकी बात की। ये जो कश्मीर की जो पार्टियां हैं, क्या ये आपके साथ नहीं रही हैं?
यही जो है मुफ्ती सईद आपके साथ नहीं रहे, तब वो जो देशद्रोही नहीं थे। सरकार बना ली, तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, कभी आप चिंता 15 दिन पहले वो भ्रष्टाचारी थे, अभी आपको और 15 दिन के बाद ये कैसे वो हम ये पूछना चाह रहे हैं 2 साल के अंदर हमारे से। तो इसलिए आप हमको ये मत बताइए कि देश क्या कर रहा है। देश अच्छे से जानता है कि जिसका जो है, जो भ्रष्टाचारियों की ये जमात जो वहां पर बैठी है, वो उसको जो है सजा देना और ये देना, और उसको उसके विरुद्ध किस ढंग से जो है जनादेश देना है, ये देश की जनता को पता है। ठीक है, मैं आप दोनों को रोकूंगा, मैं आप दोनों को रोकूंगा। रेड कार्ड वर्सेस सेफ गार्ड, इसके अलावा भी एक मुद्दा है, और बड़ा मुद्दा है कि जीतन राम मांझी जी के सुपुत्र संतोष सुमन मांझी जी ने आज नीतीश सरकार से इस्तीफा दे दिया है। धीरेन्द्र जी इसी खबर के लिए वेट कर रहा था, संतोष मांझी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष मांझी जी, किन कारणों के चलते आपने इस्तीफा दिया, पहले ये बताइए। जी धन्यवाद आपको। और सबसे प्रथम मैं बोलना चाहता हूं कि हम लोग पास एक प्रस्ताव आया था, प्रस्ताव था कि हम पार्टी का विलय कर दें, और ये प्रस्ताव हम लोग को स्वीकार नहीं हुआ। इस कारण से हम सब सोचे कि हम लोग को अलग हो जाना चाहिए। तो ये विलय कर दे किसने कहा था? नीतीश जी ने कहा था या उनके कोई संदेशा लेकर आया उसने कहा था आपको? देखिए, बहुत दिनों से बातें चल रही थी और हर स्तर पर बातें हुई थी, और पार्टी की तरफ से ऐसा प्रस्ताव आया था, और हम लोग को प्रस्ताव, हम पार्टी में हर स्तर पर हम लोग भी मीटिंग किए, सभी लोगों से बात किए, माननीय विधायकों से भी बात किए। सबका एक ही निर्णय था कि हम महागठबंधन में बने रहना चाहते हैं। नीतीश जी में सबको आस्था था, हम लोग को भी आस्था है, और शुरू से हम लोग उनके साथ रह के काम किए हैं। लेकिन पार्टी विलय के शर्त पर हम लोग तैयार नहीं हुए, इसलिए हम लोग स्वेच्छा से अलग हो गए कि भाई हम लोग को अलग हो जाना चाहिए और संघर्ष का रास्ता अपनाना चाहिए। आपको संतोष जी क्यों लगता था कि विलय करने से आपका नुकसान हो जाएगा? क्यों आप विलय से हिचकिचा रहे थे? मानता हूं एक इंडिपेंडेंट पार्टी चलाना अपनी बात होती है, प्रेस्टीज की बात होती है कि आप अपनी खुद की पार्टी चला रहे हैं। क्यों विलय चाहते थे नीतीश कुमार, क्या आप समझ पाए? देखिए, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है और इसका जवाब भी मेरे पास नहीं है क्यों चाहते थे। लेकिन हम लोग इतना ही है कि जिनकी आवाज़ बनने के लिए हम लोगों ने पार्टी बनाया था, गरीबों का साथ चलने के लिए, गरीबों को मंच देने के लिए, गरीबों को राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, अगर हम विलय कर लेते हैं और हमारे लोग जो गरीब हैं, जो हम लोग के ऊपर देख रहे हैं, हम अपेक्षा है, आकांक्षा है, कार्यकर्ता हमारे गरीब हैं और चाहते हैं कि एक पार्टी बनी है और एक ऐसे समाज की पार्टी बनी है जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं जो सोच दूर दूर तक नहीं सोच सकता था। अगर इस स्तर पर हम जा करके अपना अस्तित्व खत्म कर देते तो इतिहास में हमको लोग दूसरे कारणों से जानते। इसलिए हम लोगों ने संघर्ष का रास्ता अपनाया और हम लोग संघर्ष करेंगे, सब लोगों को एकजुट करेंगे और फिर से एक नई ताकत की तरह हम लोग उभरेंगे। निश्चित तौर पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसा हमको मानना है। मतलब क्या आपके पास बीजेपी से कोई ऑफर है कि आ जाओ? आज तो विजय सिन्हा को मैंने बोलते सुना, वो तो कह रहे हैं स्वागत है अगर जीतन राम मांझी जी हमारे साथ आते हैं, यानी एनडीए के साथ अगर आते हैं। आप क्या कहेंगे एनडीए में शामिल होने? देखिए, ऐसी कोई बात हम लोग की नहीं हुई है, ऐसी कोई वार्ता नहीं है, न ऐसे किन्हीं लोगों से हम लोग को संपर्क हुआ है। मीडिया के माध्यम से पता चला है कि विजय सिन्हा जी ऐसे बोले हैं, एनडीए के और साथी लोग ऐसे बोले हैं। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं कि हम लोगों को इस काबिल समझते हैं कि अपने साथ रखने की बात करते हैं। लेकिन हम लोग पूरी तरह से अभी कोई निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं। हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे और हम लोग सोचेंगे कि अभी बहुत समय है हम लोग के पास, हम लोग अपनी पार्टी को कैसे मजबूत करें, संगठन का कैसे विस्तार करें और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ने की कोशिश करें। इस पर हम लोग का फोकस रहेगा और बाकी अभी कोई बात किन्हीं से नहीं हुई है। क्या आप बीजेपी से भी 5 सीटें मांगेंगे लोकसभा की? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं थी कि 5 सीटें मांगे हैं दीपक जी। ऐसा बात है कि अगर आपसे कोई पूछता है तो हम अपनी तैयारियों के बारे में बताते हैं। हमने बताया कि हम अभी 5 लोकसभा के सीटों पर पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं, मुकम्मल तैयारी है। इतनी तैयारी है कि हमारे कार्यकर्ता वहां से लड़ेंगे तो हम जीत हासिल कर सकते हैं और हम 2-3 सीटों पर और तैयारी कर रहे हैं, 8 सीटों पर कर रहे हैं और आने वाला समय में हम और बढ़ाएंगे। जब हम अपनी ताकत बढ़ाएंगे, मजबूती बढ़ाएंगे, तभी तो सहयोगियों का समर्थन कर सकते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम 5 सीट डिमांड कर रहे थे। हम तो बोले हैं कि आधिकारिक तौर पर अभी महागठबंधन की बैठक नहीं हुई है। जब तक बैठक नहीं होती है तो कैसे हम निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि हम इतने सीट, और हम किससे मांगे हैं सीट? जब हम बैठक करेंगे तभी तो सीट मांगेंगे। ये मीडिया में हमने बोला कि हम अपनी तैयारी किए हुए हैं, 5 सीट पर मुकम्मल किए हुए हैं, हमारे कार्यकर्ता वहां लड़ना चाहते हैं। तो ये तो हर पार्टी का, हर लोगों का एक अधिकार होता है, कार्यकर्ताओं का उनकी बातों को रखना है, आगे तक पहुंचाना है। यही किए हैं, 5 सीट तो हमने मांगा नहीं। ठीक है,
ठीक है, मैं समझ हाँ, गया। अब यही मुझे तो ये बात हुई है, बताइए, बाकी उसको नीतीश कुमार जी misinterpret करके कोशिश में बताया जा लगे रहा है। हैं कि भाई अब बिहार तो हो गया, वो तेजस्वी के साथ चले गए हैं, वो चाहते हैं कि नेशनल लेवल पर एक अलायंस बनाए और नीतीश कुमार जी उसमें एक प्रमुख चेहरे के तौर पर रहें। क्या नीतीश कुमार जी कर पाएंगे? इतना विजन है नीतीश कुमार जी में, क्योंकि आपने उनके अधीन काम किया है कैबिनेट में। जी निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी के पास विजन है। नीतीश कुमार जी एक कुशल राजनेता है, एक ऐसे प्रशासक के रूप में हम उनको जानते हैं। जितना दिन हम उनके साथ काम किए, एक बहुत अच्छा अनुभव मिला, मेरे लिए अमूल्य बात है और मेरे लिए आगे आने वाला जीवन में वो प्रेरणा स्रोत रहेंगे। और एक बिहारी होने के नाते मैं भी मानता हूं कि बिहार का कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो बिहार जिस जगह पर है वो आगे बढ़ने का कोशिश होगा। हम लोग के लिए गर्व की बात है कि नीतीश कुमार चाहे कोई भी बिहारी यहाँ के प्रधानमंत्री बने, एक अलग इशू है, लेकिन हम लोग विचारधारा के साथ उनके साथ हैं। लेकिन जब बात आई है, इस तरह की बात आई हमारे समक्ष में कि हम लोग को प्रस्ताव आया कि हम मर्ज कर जाएं, इस विषय पर हमारी आपत्ति है। बाकी और किन्हीं मुद्दों पर उनके साथ हम लोग का कोई मतभेद मनभेद नहीं है। हम लोग आज भी उनको सम्मान करते हैं। आपने कहा सम्मान करते हैं, तो क्या आपको लगता है नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के काबिल हैं और वो चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बन जाए? कभी आपको ऐसा लगा, महसूस हुआ? देखिए, हम लोग जितना दिन उनके साथ रहे हैं व्यक्तिगत तौर पर तो कभी उन्होंने नहीं बोला है, लेकिन हम लोग की इच्छा थी कि बिहार से एक व्यक्ति निकले हैं और अब सभी को एकजुट कर रहे हैं, और अगर उसमें सफल होते हैं तो इसमें हर्ज क्या है। हम बिहारियों के लिए तो गर्व की बात है कि बिहार का कोई पीएम मिला है, बिहार का तरक्की होगा, विकास होगा, यहाँ की जनता का विकास होगा। लेकिन अब बात है कि वो सब ठीक है, हम लोग भी उनके साथ चलना चाहते थे, लेकिन उस तौर पर नहीं चलना चाहते थे। चलिए, हम लोग रास्ते में छूट गए हैं, संघर्ष करेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपनी तैयारी कर करके फिर से खड़े होने की कोशिश तो बीजेपी से अलायंस कब तक हो जाएगा, बताइए संतोष जी? ये तो आप ऐसा सवाल कर रहे हैं कि जैसे हम लोग की सारी बात हो गई। ऐसी कोई बात नहीं है। हम रास्ते पर अकेले चल रहे हैं, मंजिल के तरफ कौन मिल जाएंगे, कहाँ मिलेंगे, किनसे बातें होंगी, ये सब वेग बात है, भविष्य की बात है। और आने वाला समय में कोई थर्ड अलायंस भी हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। और जब तक कोई बात नहीं होती इस पर हम कोई बात करने, हमको नहीं लगता है कि कोई बात करनी चाहिए, किसी से बात। वैसे मैं आपको नीतीश कुमार जी का स्पीच मुझे याद है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। जब 96 में देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल की सरकार थी तो पार्लियामेंट में एक डिस्कशन चल रहा था और मैं वहां पर मौजूद था। तब नीतीश कुमार ने खड़े होकर बोला था, भाई एक बिहारी जो है वो भारत का प्रधानमंत्री जरूर बनेगा, पर वो अटल बिहारी होगा, और उसके बाद वो बन गए। तो आपको लगता है इस बार बिहारी का लक चलेगा? जरूर चलना चाहिए। बिहार के लिए गौरव की बात है। बिहार जैसे पिछड़े राज्य के लिए अच्छी बात है कि हमारा प्रधानमंत्री बने, और हम स्वागत करेंगे एक बिहारी होने के नाते। कोई भी अगर आगे बढ़े हैं, और मेरी शुभकामना है कि वो बने। और उन्होंने कोशिश किया है, कम से कम बिहारी एक निकल करके इतनी मेहनत कर रहे हैं कि सब पार्टियों को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। ऐसी कोई क़यामत नहीं हुई थी, पहले हुई थी, लेकिन एक तरह से बिहार लीड कर रहा है, तो ये हम लोग के लिए अच्छी बात है जी। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष मांझी जी। बेबाकी से आप अपनी बात रखते हैं, बड़ी स्पष्टता से आप बात कहते हैं। आपसे बात करके आज बहुत अच्छा लगा। मैं अब सीधे अब यहाँ से धीरेन्द्र जी के पास चलता हूँ। धीरेन्द्र जी, मुझे बताइए, क्यों छोड़कर चले गए हम पार्टी वाले नीतीश कुमार जी को, और क्या ये नीतीश कुमार जी के लिए एक झटका नहीं है? आप सबसे मुखर आलोचक रहे हैं नीतीश कुमार जी के, आपकी पार्टी मुद्दों के आधार पर आपने विधानसभा में विरोध किया, अभी भी विरोध कर रहे हैं, भले से अकेले खड़े हैं। ये जज्बा मुझे आपका अच्छा लगता है, इसीलिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप बताइए नीतीश कुमार को हम पार्टी वाले क्यों छोड़कर चले गए? देखिए, अभी जो वर्तमान में सरकार है बिहार में, चाहे वो लालू प्रसाद जी हो चाहे नीतीश कुमार जी हो, ये दोनों दलित विरोधी हैं, अति पिछड़ा विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं। आपको याद होगा दीपक जी कि हमारे संस्थापक पार्टी के स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था उनके राजनीतिक अस्तित्व को समाप्त करने का। आज फिर वही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को भी तंगो तबाह करने का पूरा श्रेय अगर जाता है तो वो नीतीश कुमार जी को जाता है। जड़ से बर्बाद करने का उन्होंने स्कीम लगाया, लेकिन हमारे नेता जनता के नेता हैं, जनता के बीच में, इसलिए वो टिके हुए हैं। आज हमारे नेता बराबर कहते रहे चिराग पासवान जी कि नीतीश कुमार जी गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है, महादलित विरोधी है। आज उसका मुहर लगाया है आदरणीय संतोष जी ने। बड़ी आदर के साथ दोबारा नीतीश कुमार जी को उन्होंने अपना समर्थन किया था। हमारे अभिभावक रहे हैं, बिहार के बड़े राजनेता
आदरणीय जीतन मांझी जी ने उनको अपना नेता माना, जो आज संतोष मांझी जी के स्वर में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। दर्द के साथ एक आदर था, लेकिन बावजूद इसके कि तुम हमारे में विलय कर जाओ। अरे भाई, जब आप छोटी पार्टियों का विलय कराना चाहते हैं तो आप भी कांग्रेस के सामने छोटी पार्टी है, आप क्यों नहीं विलय कर जाते हैं? क्यों इतनी पार्टियां चला रहे हैं? आपको क्या हक दिया है कि आप 43 सीट लेके भारत के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं? बिहार में विकास के काम को नहीं देख रहे हैं, बिहार में दलितों के काम को नहीं देख रहे, पिछड़ों के काम को नहीं देख रहे, अति पिछड़ों के काम को नहीं देख रहे। महज अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए लगे हुए हैं आप, किसी न किसी को बर्बाद करने के लिए। आज आप देख लीजिए कि बिहार में कोई भी सरकार बने, चाहे देश में सरकार बनती है दीपक जी, उसको काम करना होता है गरीबों के लिए, काम करना होता है समाज के वंचित व्यक्तियों के लिए। आज दो बड़े नेता चिराग पासवान जी और जीतन मांझी जी, संतोष मांझी जी, आज किनके द्वारा सताए गए हैं, इसका बड़ा उदाहरण आज तुरंत आज देखने को मिला है। संतोष जी का मैं बड़ी इज्जत करता हूं, मेरे मित्रवत हैं, आज उनके पास सारे विकल्प खुले हुए हैं। हम उनका स्वागत करना चाहेंगे अगर वो नीतीश कुमार जैसे आडंबरी मुख्यमंत्री का, मैंने इतना पद लोलुप मुख्यमंत्री भारत के इतिहास में नहीं देखा है। 30 साल की राजनीतिक जीवन हमारी हो चुकी है, लेकिन इस तरह से संस्थाओं पर आरोप लगाते हैं, बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, खुद अपने गिरेबान में नीतीश कुमार जी नहीं झांक कर देखते हैं। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ में वो आए थे, जिस तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव से बेगुनाह होने का सबूत मांगा था, आज उन्हीं के साथ अपनी कुर्सी के लिए उन्होंने हाथ मिला लिया है। इससे घोर आपत्तिजनक और हास्यास्पद बात हमारे नजर में कुछ नहीं हो सकती है दीपक जी। और ये लोग आरोप लगा रहे थे। अच्छा गगन जी, एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए आप मुझे, गगन साहब, आपके ही नेता ने उन्हें पलटू राम कहा था, तो पलटू राम पलट गए तो आपको पसंद आ गए? ये मैं बिहार की राजनीति समझ ही नहीं पाता हूँ। शिवानंद तिवारी जी आपके साथ बैठे हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि लालू जी ने लोगों की जमीन लिखवा रही, नौकरी दे दी, वो आपके साथ बैठे हैं। ललन सिंह, उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलकर पूरी लिस्ट दी कि भाई ये लोग हैं जिनको लालू जी ने नौकरी दी, ये पद है और ये जमीनें लिखी गई हैं, उसके सबूत दिए। अब मुझे बताइए क्या होता है कुर्सी कि अब जो है सब आप लोग एक साथ हैं, जिन लोगों ने आपको फंसाया उन्हीं के साथ चल के सरकार बना रही, ये कैसे हो जाता है? मैं आज तक समझ नहीं पाया गगन साहब, राजनीति के अंदर, वो भी बिहार की राजनीति में, कि यहाँ असंभव भी संभव है। नहीं दीपक जी, बिहार की नहीं देश की भी राजनीति है, स्थिति के अनुसार लोगों को निर्णय लेना पड़ता है। आप बिहार का उदाहरण दे रहे हैं, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ देश का, कि जिस संगठन कांग्रेस और नीलम संजीव रेड्डी का जो संगठन कांग्रेस था, जो कांग्रेस से अलग हुआ था, इंदिरा जी अलग हुई थी, जिसके खिलाफ सोशलिस्टों ने आंदोलन किया, बिहार में तो बजाते से अय्यर आयोग बैठाकर उन लोगों के खिलाफ में जांच बैठाया गया था, के शाह, सत्येंद्र बाबू, महेश बाबू के खिलाफ, और वही जनसंघ जो उस समय जनसंघ था, वही जनसंघ उसी संगठन कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, और हाथ ही नहीं मिलाया बल्कि एक पार्टी बनी, जनता पार्टी। उस समय जो परिस्थिति थी देश के सामने, उस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए महसूस किया गया कि हम सबको एक साथ आना चाहिए। तो मैं तो बता रहा हूँ कि जिस संगठन कांग्रेस के खिलाफ जो है सो, अरे सर आप तो जेपी जी के आंदोलन की पैदाइश है, जो कांग्रेस विरोध, कांग्रेस भ्रष्टाचारी, कांग्रेस परिवारवाद, पर करा आप सबने वही जो कांग्रेस करती आई है, ये मानते ना गगन साहब? करा आप सबने वही जो कांग्रेस करती आई है। नहीं दीपक जी, वही तो मैं कह रहा हूँ कि उस समय इमरजेंसी लगा, विरोध हम लोगों ने किया। मैं खुद जो है इंदिरा गांधी का गाड़ी रोकने वाला हूँ, जो लास्ट में उनका पटना में हुआ गाड़ी उनका मैंने रोका था। मैं राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री थे, उनका भी मैंने विरोध किया है कार्यक्रम के दौरान। तो मतलब यह है कि उस समय इमरजेंसी लगा, और आज इससे भी बदतर स्थिति है। आज बगैर इमरजेंसी लगाए हुई, इमरजेंसी एक वैधानिक प्रक्रिया के तहत लगाया गया था, आज तो बगैर इमरजेंसी लगाए, मतलब आज की इमरजेंसी गलत है, वैधानिक प्रक्रिया से लगी सही है, यही कह रहे चित्ररंजन भगत जी? मैं नहीं कह रहा हूँ, यही तो कहा था आपने अभी। नहीं, कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाया, गलत किया, तो आज वो विपक्ष में बैठी हुई है, आपने उसका विरोध किया। तो मोदी जी ने कौन सी इमरजेंसी लगा दी सर, ये तो बताइए मुझे। आप तो अच्छा खासा बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, जो जिन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए आलोक जी भी लगा रहे हैं, आप भी लगा रहे हैं, तो उनने कौन सी इमरजेंसी लगा दी, ये तो समझाइए। मोदी जी ने
नहीं, मैं बता रहा हूँ कि अभी तो उस समय तो इमरजेंसी लगा था, अभी इमरजेंसी से भी ज्यादा बदतर स्थिति है। अभी किसी पत्रकार की हिम्मत नहीं है कि किसी सवाल करे, मंत्री से करेगा उसकी नौकरी। पर सर मैंने हर हफ्ते एक मंत्री का इंटरव्यू करता हूँ। पिछले हफ्ते अनुराग ठाकुर का किया था, उससे पिछले हफ्ते मैंने अश्विनी वैष्णव का किया था। और अनुराग ठाकुर से मैंने पूछा कि पहलवानों के मुद्दे पे क्या हो रहा है, सबसे पहले ये सवाल का जवाब दीजिए, आप ब्रजभूषण को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? नहीं दीपक जी, वही तो कह रहा हूँ कि जो है तो अभी तो जो है न्यायालय का अभी कोई महत्व नहीं रह गया। आप जो है तो पॉक्सो कानून के अंतर्गत आप FIR करते हैं और जो है तो खुलेआम आपके साथ बैठ के जो है तो मौज मस्ती कर रहा है। तो सवाल है क्या कोई इमरजेंसी से ज्यादा बताइए। चलिए, और इमरजेंसी लगा तो कांग्रेस को आप देख लीजिए, तो आज भाजपा की स्थिति क्या होने वाली है। ठीक है, मैं यही सवाल लेके जाता हूँ के शर्मा जी के पास। के शर्मा जी, अगर बीजेपी PDP से अलायंस कर सकती है तो देश में कुछ भी हो सकता है राजनीति में, मानते हैं मेरी भाई ये बात आप? नहीं दीपक जी, बिल्कुल स्पष्ट है वो परिस्थिति। हमने वहां पर जिस ढंग के जनादेश आए थे और कश्मीर की जो जम्मू कश्मीर के हालात थे उसमें हमने कॉमन मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाया और हमने उसके आधार पर उनसे अलायंस भी किया। और जब हमारा वो अलायंस से अलग जा रहे थे तो हमने अपना खत्म तोड़ दिया। लेकिन ये मुफ्ती जो है, क्या ये इतने अछूत थे तो कांग्रेस कैसे अलायंस करके इनके साथ सरकार चला रही थी? इसके पहले कांग्रेस ने कैसे अब्दुल्ला परिवार के साथ फिर सरकार बनाया? तो ये कहना वो यानी सही नहीं होगा। लेकिन अभी मैं सुन के मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ये समाजवादी पार्टी आज कांग्रेस की स्तुतिगान कर रही है। ये अपने आप को जेपी आंदोलन की पैदाइश बताते हैं। ये जेपी आंदोलन के और ये समाजवादी होने की बात करते हैं, जो पूरी जिंदगी जिनको लड़ना था, लोहिया जी जो है लड़ते रहे। और आज केवल नीतीश कुमार और ये तथाकथित समाजवादी पार्टी, सब ये जो समाजवादी लोग हैं, ये केवल एक सत्ता के लिए आज कांग्रेस का स्तुतिगान करने में लग गए हैं। ये इतने हालात इनके खराब हो गए। तो मुझे लगता है कि राजनीति का ये बड़ा विभत्स रूप है देश के सामने में। और इसीलिए हमने कहा कि ये सारे जो भ्रष्टाचारी जो पार्टियां हैं और ये जितने वंशवादी पार्टियां हैं, ये वंशवादी पार्टी जो है, जो कांग्रेस को अपनाया इन्होंने, जो कांग्रेस के अंदर वंशवाद है वही आज जेडीयू के अंदर, आरजेडी के अंदर वंशवाद है। तो उन लोगों को इसकी सहमत मिल गई। तो आज ठीक है ये जो भी स्थिति है। लेकिन मैंने आज ही आपको कहा कि खुद नीतीश कुमार का जो है कुनबा नहीं संभल रहा है और वो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। और देखिए क्या आरोप लगाया, जो मांझी जी ने कहा है वो कितना गंभीर आरोप कि आप एक छोटे दल को हड़पना चाहते हैं, आप मगरमच्छ बन के उसको जो है निगलना चाह रहे हैं कि आप हमारे अंदर उसमें विलय करो और नहीं तो आप जो है जाओ यहां से। ठीक है, क्योंकि आज जेडीयू की हालात है नहीं। जेडीयू में तो कई सांसद छोड़ के पार्टी चले गए हैं। जेडीयू के आधे नेता जो है, मैंने पहले गिनाया, उपेंद्र कुशवाहा से लेके कई नेता पार्टी छोड़ के गए। तो आज तो वहां नीतीश कुमार और ललन सिंह के अलावा मुझे कोई चेहरे दिखते नहीं। तो आज उनकी पार्टी वैसे भी सुकड़ के खत्म है, तो वो तो इस तरह से निकलना चाहेगी। लेकिन ये राजनीति का वो विभत्स रूप दिख रहा है सामने। ये जो विपक्षी एकता की जो बात हो रही है, इसमें सिवाय भ्रष्टाचार अपने और अपना जो खानदान जो बचाना है, अपनी खानदानी राजनीति, विरासत की राजनीति को कैसे बचाया जाए, इसके लिए आज पूरा विपक्ष एकजुट होकर केवल और केवल मोदी से लड़ना चाहता है। सीधे आलोक शर्मा जी के पास आता हूं। आलोक शर्मा जी, इस बात का जवाब दीजिए। आपने नीतीश कुमार के कंधे पे इतना बोझ रख दिया है कि वो सबसे पहले अपनी पार्टी, अपने गठबंधन को नहीं संभाल पाए, तो उनके कंधे कैसे ये बोझ उठा पाएंगे? इतना बोझ, कहीं ज्यादा बोझ तो नहीं रख दिया नीतीश कुमार जी के कंधों पर कांग्रेस पार्टी ने? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं पर कोई ज्यादा बोझ किसी के ऊपर नहीं है। और आज अगर यूपीए वर्सेस एनडीए की बात करें तो यूपीए पूरी तरह से इंटैक्ट है। जीतन राम मांझी जी बीजेपी के साथ भी रहे हैं, वो महागठबंधन में भी रहे, आए भी गए भी, वो उनकी अपना निजी फैसला है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं मगरमच्छ की बात जरूर करूंगा। भारतीय राजनीति में एक सबसे बड़ा मगरमच्छ दल है जिसने समाजवादी पार्टी, बसपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, शिवसेना, जेडीयू, टीएमसी, अकाली, एलजेपी सबके साथ सरकार बनाई और जो जो दल उसके जबड़े में आ गए सबको जकड़ के फेंक दिया उसने। और सब जड़ जो है वो रोते हुए चले गए, सब पार्टियां, कि देखो भाई हमें तो मार दिया बीजेपी ने। लेकिन यूपीए में ऐसा नहीं। और जो पार्टी बंगारू लक्ष्मण की हो वो भ्रष्टाचार पर बात करती है। जिस पार्टी में सुखराम के ऊपर 5 साल तक, पंडित सुखराम याद होंगे दीपक जी आपको,
5 साल तक मुहिम चलाई कि उससे भ्रष्ट आदमी नहीं है कोई, और फिर पंडित सुखराम को अपनी पार्टी में ले लिया। फिर आप ही जैसे वीर पत्रकार ने अटल बिहारी वाजपेयी जी से पूछा कि साहब ये तो 5 साल तक सबसे भ्रष्ट थे, आपने इनको अपनी पार्टी में ले लिया। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा विशेष परिस्थितियों में विशेष निर्णय लिए जाते हैं। तो ये पार्टी जो है ये भी भ्रष्टाचार पर बात करती है। सर आलोक जी मैं एक बात बता रहा हूँ, माफी चाहूंगा, बुरा मत मानिएगा, मेरे पास वक्त इतना ही है, बहस मेरी खत्म हो चुकी है। लेकिन जितनी पॉलिटिकल पार्टी है ना, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, कोई भी हो, एलजेपी हो, कोई भी हो, उसको चाहिए गद्दी, जिसके साथ भी मिल जाए चल जाएगी गद्दी बस। नहीं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जेल से बेल पे है कि नहीं भ्रष्टाचार? टीडीपी के साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना बेल पर है या नहीं राहुल गांधी? पहले पेज पर झगड़ा नहीं, चलते अच्छे से हमने डिबेट करिए। जी न्यूज़।